शिवम द हिडन वॉरियर एपिसोड 21। किसी सेना का है ना। जगन भाई जी यही है वो लौंडा जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। इसने आपके एरिया में मारपीट करने की हिम्मत की है भाई जी। और तो और जब मैंने आपका नाम लिया तो डरने के बजाय मुझे थप्पड़ मारने की ज़रूरत की। इसने आपके नाम का खौफ भी इसने गंभीरता से नहीं लिया। काला कोबरा चिल्लाया, इस डर से कि जगन भाई जी उसे नोटिस नहीं करेगा। लेकिन उसकी जोरदार मिन्नतों के बावजूद भाई जी ने काला कोबरा पर ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने शिवम की पीठ को बेहद झिझक के साथ देखा, क्योंकि उसके अंदर का डर धीरे धीरे उभर रहा था। शिवम धीरे से घुमा और बिना एक भी शब्द बोले उसने गंभीरता से भाईजी को देखा। शिवम साहब आप? जगन ने शिवम की नज़रों से मिलने पर तुरंत अपना सिर नीचे किया और सम्मानपूर्वक उसका अभिवादन किया। क्या मेरे कान ठीक से तो काम कर रहे हैं ना? ये भाई जी ने अभी क्या कहा? काला कोबरा और उसके आदमियों ने हैरानी से कहा। शिवम सर, मैं सोचा भी नहीं था कि आप यहाँ मेरे एरिया में ऐसे मिलेंगे। क्या कुछ हुआ क्या जब आप यहाँ मौजूद थे? जगन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए और सम्मानपूर्वक पूछा। शिवम ने उदासीनता से उत्तर दिया, आप अपने आदमी से पूछ सकते हैं। काला कोबरा, क्या तुमने किसी तरह सर को नाराज़ किया? जगन ने एकदम क्रूर और दिल दहला देने वाले स्वर में पूछा। उसने पहले ही फ़ोन पर सब खबर सुना दी थी कि किसी ने पर्पल गोल्ड राजवंश के परेशानी पैदा कर दी थी, और यहाँ तक कि उसके कथित रूप से सक्षम आदमी काला कोबरा भी पीटा था। काला कोबरा के जगन भाई जी ने नाम का उल्लेख करने के बाद भी उसे नाराज़ करने वाले ने कोई दया नहीं दिखाई। नतीजतन उसने अपने आदमियों को यहाँ लाने का फैसला किया ताकि मुसीबत की लाश और तलाश करने वाले व्यक्ति से निपटा जा सके। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति शिवम गांधी निकलेगा। भाई जी, मैं तो बस उस दृष्टि नारंग के साथ मजाक कर रहा था जब ये लौंडा शिवम अचानक आगे बढ़ा और इसने मुझ पर हमला कर दिया। आपको इस मामले में मेरी मदद करनी होगी, इसे सबक सिखाना ही होगा। काला कोबरा आश्वस्त नहीं था और उसने अपनी बात कही। जगन, क्या आप अपने आदमियों को यहाँ इस काला कोबरा की मदद करने के लिए लाए थे? शिवम ने शांति से पूछा। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, ऐसा करने की मैं हिम्मत भी नहीं कर सकता, जगन ने घबराते हुए कहा और उसके माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। शिवम ने शांति से कहा, चूँकि वो आपका आदमी है इसलिए आपको इस मामले को स्वयं संभालना चाहिए। भाई जी, आप इसके साथ इतने नरमी क्यों दिखा रहे हो? ये शिवम उस नारंग परिवार का एक बेकार दामाद है। बस काला कोबरा को समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है और उसने हैरान होकर कहा, यहाँ तक कि नारंग परिवार के मालिक अमिताभ नारंग आपके सामने कुछ भी नहीं है। काला कोबरा ने हैरान अभिव्यक्ति के साथ बात खत्म की। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसका IQ कम था, बल्कि इसलिए कि उसने इस हास्यास्पद संभावना के बारे में कभी नहीं सोचा था
कि जगनपुरी वास्तव में कभी शिवम गांधी के सामने झुकेगा। वास्तव में कौन ही होगा ऐसा जो दिल्ली शहर के प्रसिद्ध नकारा दामाद के सामने सर झुकाएगा। और ये तो मुख्यात दादा जगनपुरी है। ऐसा लग रहा था जैसे देवता स्वयं एक कूड़ेदान के आगे झुक रहे हो। जगन ने काला कोबरा की ओर देखा और उसकी आंखों से उसकी हत्या का इरादा फूट पड़ा। इस समय वो वास्तव में अपने इस बेकार से गुंडे को चाकू मारकर मार डालना चाहता था। काला कोबरा द्वारा बोलने गए कुछ शब्दों से जगन ने पहले ही पूरी कहानी का अनुमान लगा लिया था। ऐसा नहीं है कि वो काला कोबरा के वास्तविक स्वरूप को भी नहीं जानता था। जैसे ही उसने पहले को एक साथ जोड़ा, वो इस निष्क्रिय पर पहुंचा कि काला कोबरा के शिवम की पत्नी दृष्टि के बारे में गंदे विचार रहे होंगे। शिवम गांधी की पत्नी के बारे में ऐसे विचार रखने की हिम्मत करके वो अपनी कब्र खुद ही खोद चुका था। बेवकूफ, मुंह बंद कर अपना। उस पल में जगन ने काला कोबरा के चेहरे को जमीन पर दबाने के लिए अपने जूतों के तलवों को उपयोग करने से पहले उसके चेहरे पर जोर से लात मारी। भाई जी, मैं काला कोबरा हकलाने लगा क्योंकि उसकी आंखें शिकायत से भर गई थी। वो वास्तव में समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। चुप, एक शब्द भी और से अपने मुंह से निकाला तो हाथ पांव काटकर गली के कुत्तों को बिरयानी परोस दूंगा तेरी आज रात, समझा? जगन जोर से चिल्लाया। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। मुझे स्टील की छड़ वापस करो। मैं व्यक्तिगत रूप से इस कमीने को अनुशासित करूंगा, जगन ने एक गहरी आवाज में कहा और अंगरक्षक के हाथ से स्टील की छड़ ले ली। आज रात तुम सभी ने शिवम सर को नाराज कर दिया है। अब घुटने टेक कर सर को प्रणाम करो और उनसे माफ़ी मांगो। जगन ने काला कोबरा के आदमियों पर धातु की छड़ दिखाते हुए इशारा किया और गरिमापूर्ण तरीके से कहा। धप, बिना किसी झिझक के काला कोबरा के सभी आदमियों ने घुटने टेक दिए और शिवम के सामने सर झुका दिया। इस दृश्य ने अब उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध और भ्रमित कर दिया था। इन ठगों के दृष्टिकोण से जगन भाई जी दक्षिणी शहर में उनके गॉडफादर के समान खड़ा था। अंगद, जो पहले ही जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था, अविश्वास से जमीन की ओर देखने लगा और सोचने लगा कि उसने क्या गलत किया है। जगन भाई जी की ठंडी निगाहों में तहत उसने भी शिवम को प्रणाम किया और दया की भीख मांगी। शिवम सर, कृपया मुझे क्षमा कर दे, मैं गलत था। मैं इतना अंधा था कि आप जैसे किसी को नाराज कर सकता था। डरपोक की तरह अंगद रो पड़ा, ये सोच कर कि उसने पहले कैसे शिवम का उपहास किया था। उसे लगा कि उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर से गायब होने वाली है। मूल रूप से उसका मानना था कि घर लौटने के बाद वह शिवम से बदला लेने के लिए अपने पिता की शक्ति का उपयोग करने में कामयाब होगा। लेकिन इस समय बदला लेने के भी सभी विचार पूरी तरह से गायब हो गए थे। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके और शिवम के बीच ताकत में कितना बड़ा अंतर है। 5 मिनट बाद आखिरकार शिवम 888 कमरे में लौट आया। अंगद ने अपना आधा अपंग हाथ खींचा
और पीछे से आज्ञाकारी तरीके से कमरे में आया। शिवम, क्या चल रहा है ये? क्या वो जगन भाई जी आया? दृष्टि ने चिंतित स्वर में पूछा। शिवम मुस्कुराया और कहा, चिंता मत करो, सब कुछ निपटा दिया गया है। दृष्टि, चलो घर चलते हैं। सब कुछ निपटा दिया गया है? दृष्टि ने जिज्ञासावश पूछा, लेकिन आगे मामले को ज्यादा खरीदा नहीं। शिवम कमरे में अन्य लोगों की परवाह किए बिना दृष्टि के साथ कमरे से बाहर निकल गया। अंगद, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? कमरे में मौजूद लोगों में से एक ने यह देखकर असमंजस में पूछा कि अंगद के हाथ में कुछ गड़बड़ है। अंगद ने मजबूरी में मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने अभी अभी गलती से अपना हाथ घुमा दिया था। अंगद, ये शिवम बहुत अहंकारी है। उसने आज तुम्हें मारने की हिम्मत की और बिना तुम्हारा अभिवादन किए ही चला गया। क्या तुम उसे सबक सिखाने का कोई तरीका नहीं सोचोगे? क्या तुम अब भी उस दृष्टि के साथ अपनी लाइफ बनाना चाहोगे? एक लड़की ने संदेह से पूछा। तुम्हें मालूम भी है तुम क्या बोल रही हो? क्या सबक? कैसा बदला? दृष्टि के साथ अपनी लाइफ? अगर आगे से किसी ने भी ऐसी फालतू की बातें की तो उससे मेरा कोई लेना देना नहीं होगा। अंगद ने गहरी आवाज में चेतावनी दी। अंगद, क्या वो जगन भाई जी आया था? बाहर आकर ऐसा क्या हुआ था? कमरे में सभी ने उत्सुकता से पूछा। बात की जड़ में ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। अंगद ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ बाहर की तरफ जाते शिवम को देखा। वो कहना चाहता था कि स्वयं समस्या यही थी कि उसने हिम्मत नहीं की। आखिरकार कुख्यात जगनपुरी ने वास्तव में शिवम को अपना गुरु कहा था। आखिर क्या चल रहा था? दूसरी ओर शिवम और दृष्टि पर्पल गोल्ड डायनेस्टी के टीवी से बाहर निकले और कार में बैठ गए। रजत ने कार स्टार्ट की और कार को छतरपुर जिले की ओर निर्देशित किया। कार की पिछली सीट पर दृष्टि ने गंभीरता से पूछा, शिवम, तुमने आखिरकार उसे काला कोबरा को हराया कैसे? क्या किया तुमने ऐसा उसके साथ? अब ये मत कहना कि तुमने उसे अपना मुक्कों से धराशायी कर दिया। शिवम ने हंसते हुए जवाब दिया, सच में मैंने अपने मुक्कों से ही उसे सबक सिखा दिया। अगर नहीं बताना है कि वहाँ क्या हुआ था तो मत बताओ, लेकिन ऐसे बहाने मत बनाओ। दृष्टि ने रूठते हुए कहा और अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। हालांकि वो वास्तव में जिज्ञासु थी, फिर भी वो और अब पूछने नहीं चाहती थी। आखिरकार उसने सच में अब तक खुद को शिवम की पत्नी के रूप में नहीं सोचा था। अगले कुछ दिनों में दृष्टि ने कंपनी के कार्यालयों में काम में खुद को झोंक दिया और विश्व के राजा की विकास परियोजना का विश्लेषण किया। शिवम भी हमेशा की तरह कंपनी में दृष्टि के साथ काम कर रहा था। हर दिन वो दृष्टि के साथ इस दुर्लभ गहनों के विवरण पर चर्चा करता और परियोजना की बढ़ती दक्षता में योगदान देता। ऐसे ही 3 दिन बीत गए। अगले दिन आभूषण प्रदर्शनी थी। यह स्थल गुड़गांव जिले के कमर्शियल प्लाजा में सबसे बड़ा वर्गाकार भवन बनने के लिए निर्धारित किया गया था। चूँकि यह व्यावसायिक आयोजन अत्यंत महत्वपूर्ण था, इसलिए नारंग समूह ने आयोजन से पहले
प्रमुख आभूषण कंपनियों और उद्योग के विशेषज्ञों के कई प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था इस दिन। लेकिन शिवम कंपनी में नहीं रुका। इसके बजाय वह सुबह सुबह शहर में मरीन रियल एस्टेट कंपनी के पास गया। शिवम ने अपेक्षाकृत उचित घर खरीदने और दृष्टि और उसके परिवार को वहां जाकर रहने के लिए कहने के लिए सही समय की प्रतीक्षा करने की योजना बनाई। शहर के उत्तर में हलचल भरे शहर के केंद्र में वाटर गार्डन, ये जिला पूरी तरह बड़े और हाई-फाई लोगों के लिए बनाया गया था। न केवल भौगोलिक स्थिति परिपूर्ण थी, बल्कि जिले के दृश्य और वातावरण भी शीर्ष पर था। पूरे दिल्ली शहर में इस विशेष जिले में अचल संपत्ति को औसत से ऊपर माना जाता था। प्रत्येक घर को 3 से 4 करोड़ की कीमत के आसपास बेचा जा रहा था। शिवम के दृष्टिकोण से इस जिले के घर पूरी तरह से आवश्यकताओं को पूरा करते थे। यह न केवल शहर की आपाधापी से दूर था, बल्कि ये किसी के पूरे जीवन भर रहने के लिए पर्याप्त आरामदायक भी था। कंपनी के विक्रेता के मार्गदर्शन में शिवम वाटर गार्डन की 12वीं मंजिल पर एक खाली स्वीट को देखने के लिए आगे बढ़ा। सजावट काफ़ी उत्तम थी, क्योंकि उनमें से ज़्यादातर महागनी से बनी थी। पूरे घर में चारों ओर नज़र डालते हुए शिवम उस स्थान से संतुष्ट लग रहा था। सर, इस स्यूट की कुल कीमत 3.5 करोड़ है। क्या आप इसे खरीदने में रुचि रखते हैं? पुरुष कर्मचारी ने अधीरता से देखा और आलस्य से कहा। इस वक्त उसने अभी तक शिवम को स्यूट की बिक्री के बारे में कुछ भी सूचित नहीं किया था। अगर ये उसकी नौकरी के लिए नहीं था, तो ये शिवम को ठीक तरह से देखता भी नहीं। घर दिखाना और उसके बारे में बताना तो दूर की ही बात थी। पुरुष कर्मचारी के दृष्टिकोण से शिवम ने जो कपड़े पहने थे, उनकी कीमत 1000 रुपयों से कम थी। इसके अलावा उसने देखा कि लीन यीन को उसकी कंपनी की गाड़ी द्वारा यहाँ भेजा गया था और उसके पास कंपनी कार भी नहीं थी। अपने दिमाग में सब कुछ एक साथ जोड़कर पुरुष कर्मचारी ने सिर हिलाया, क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि गरीब आदमी छोटे लेकिन महंगे जिले में कुछ भी खरीद सकता है। अकेले अपनी उपस्थिति को देखते हुए वो शायद एक घर खरीदने के लिए डाउन पेमेंट भी नहीं दे पाएगा। तभी फ़ोन रिंग हुआ और उसी वक्त अचानक शिवम को फ़ोन बज उठा। कॉल के दूसरे छोर से दृष्टि की चिंतित आवाज़ सुनाई दी। शिवम के दिमाग में 10 तरह के ख्याल दौड़ पड़े और उसने दृष्टि से पूछा, दृष्टि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हुआ? दृष्टि ने एक गहरी सांस भरी और फिर ऐसा कुछ कहा जिसने शिवम के होश उड़ा दिए थे। शिवम, प्लीज़ अभी इसी वक्त कंपनी में आओ। किंग ऑफ द वर्ल्ड का तैयार उत्पाद चोरी हो गया है। अब क्या होगा? किसने चुराया होगा किंग ऑफ द वर्ल्ड का फिनिश डिज़ाइन? और ऐसा करने के पीछे किसका क्या मंशा होगी? क्या शिवम दृष्टि और उसके परिवार को आसपास मंडरा रहे सभी खतरों से दूर ले जा पाएगा? शिवम दृष्टि के सपने को पूरा कर पाएगा, या दृष्टि का सपना पूरा होने से पहले ही टूट जाएगा? शिवम द हिडन वॉरियर, एपिसोड 22, चोर मचाए शोर। हाँ, शिवम
किंग ऑफ द वर्ल्ड का फिनिश्ड डिज़ाइन चोरी हो गया है। दृष्टि ने घबराए हुए स्वर में कहा। क्या? खैर, तुम मेरी बात सुनो, घबराओ मत, मैं अभी वहां पहुंच रहा हूँ, शिवम ने एक गंभीर व्यक्ति के साथ कहा। उस पल के दौरान लिन यिन ने सुना कि कॉल के दूसरे ओर पर कितना शोर था। ऐसा लग रहा था कि कंपनी में पहले ही हलचल मच गई है। दृष्टि ने भी कॉल कट कर दिया था। विकट स्थिति के बिंदुओं को जोड़ते हुए शिवम थोड़ा सा झुंझलाया, क्योंकि कल गहनों की प्रदर्शनी का दिन था। इसलिए दृष्टि को नीचा दिखाने के लिए किंग ऑफ द वर्ल्ड की चोरी की योजना स्पष्ट रूप से किसी के द्वारा बनाई गई थी। नारंग कॉरपोरेशन की भव्यता को ध्यान में रखते हुए ये चोरी का एक साधारण मामला नहीं लग रहा था, क्योंकि कीमती नारंग एम्पायर के टॉवर ने हर कैमरे को गलियारे में निगरानी के लिए अनगिनत सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए थे। सर, आप इस स्वीट को नहीं खरीदने वाले हैं ना? यदि आपके कोई अन्य प्रश्न है तो हम अगली बार फिर से आपसे संपर्क करेंगे, पुरुष कर्मचारी ने अधीरता से कहा, सारी बातचीत को उस एक ही वाक्य में समाप्त करने के उद्देश्य से। सबसे पहले उसका इरादा शिवम जैसे बेकार ग्राहक के साथ अधिक समय बिताने का नहीं था। आज उसने जो दिखाया वो महज औपचारिकता थी। पुरुष कर्मचारी को अपना बैंक कार्ड देते हुए शिवम ने कहा, जी नहीं, मैं इसी सूट को खरीदूंगा। अभी मेरे पास कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए ये कार्ड रखो और सभी औपचारिकताओं को जल्द से जल्द पूरा करो। इस कार्ड के पासवर्ड में 6 शामिल है। जब आप बाकी प्रक्रियाओं को पूरा कर लें तो मुझे कॉल करें। शिवम तुरंत घुमा और अपनी बात ख़त्म करके वहाँ से चला गया। सर, 1 मिनट रुकिए, बात तो सुनिए। पुरुष कर्मचारी ने शिवम के हाथ में से बैंक कार्ड लिया और दबंग रह गया। आप बड़े होने का नाटक क्यों कर रहे हैं? क्या आपको सच में लगता है कि आप मालिक हैं? यदि आप केवल एक बैंक कार्ड फेंक कर 3.5 करोड़ का घर खरीद सकते हैं तो इस समाज में बैंक कार्ड किसके पास नहीं होगा? पुरुष कर्मचारी ने शिकायत करना जारी रखते हुए तिरस्कार का भाव प्रकट किया, लेकिन जब उसने अपने हाथ में बैंक कार्ड साफ देखा तो वो मौके पर ही उसी समय सहम गया। आखिरकार सोने से जड़े इस ब्लैक बैंक कार्ड को दिल्ली फाइनेंस बैंक में के वीआईपी कस्टमर्स के लिए कस्टम बनाया गया था। ये नहीं हो सकता है ना? क्या ये सच में टीएफपी का ब्लैक गोल्ड डेबिट कार्ड है? पुरुष कर्मचारी ने अविश्वास में कहा। एक व्यक्ति के रूप में जो इतने सालों से उद्योग में काम कर रहा था, वो स्वाभाविक रूप से एक विशिष्ट कार्ड के अस्तित्व के बारे में जानता था। ये कार्ड बैंक द्वारा खड़े ग्राहकों के लिए कस्टम बनाया गया था, जिसके पास करोड़ों की बचत थी, जो किसी को हैसियत के प्रतीक के रूप में खड़ा था। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में सभी प्रसिद्ध व्यवसायी जिनके पास यह सटीक कार्ड था, वे अपनी खरीदारी के दौरान वीआईपी उपचार का आनंद ले सकेंगे। हालांकि पुरुष विक्रेता शिवम को रोकने की कोशिश में तेजी से नीचे की तरफ भागा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि शिवम पहले ही वहां से दूर जा चुका था। सीढ़ियों से नीचे उतरने के बाद शिवम ने रिहायशी इलाके में प्रवेश द्वार पर एक टैक्सी रोकी और सीधे रियश नारंग एम्पायर के टॉवर के लिए निकल पड़ा। टैक्सी ड्राइवर ने कार स्टार्ट की थी कि शिवम का फ़ोन फिर से बज उठा।
नमस्कार मिस्टर शिवम, मेरा नाम मानव गुप्ता है। मैं पहले आपकी अपेक्षा करने के लिए ईमानदारी से क्षमा कर चाहता हूँ। कृपया मुझे मेरे अनुचित व्यवहार के लिए क्षमा करें। पुरुष कर्मचारी ने भयभीत स्वर में फ़ोन के दूसरे ओर पर तुरंत माफ़ी मांगी। किसी को ये समझना चाहिए कि शिवम जैसा बड़ा ग्राहक उस पुरुष कर्मचारी को उसके बॉस से उसकी भयानक सेवा और रवैये के बारे में शिकायत करने के बाद निकलवा सकता है। शिवम ने शांति से कहा, आपको बस उन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो ज़रूरी है, जिनका मैंने अनुरोध किया था। हाँ सर, मैं इसे तुरंत संभाल लूँगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आज सब कुछ पूरा कर दूँगा। मुझे दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद मिस्टर शिवा। मैं अब आपको परेशान नहीं करूँगा। पुरुष कर्मचारी ने विनम्रता से कहते हुए राहत की सांस ली। शिवम ने फ़ोन काट दिया और फ़ोन काटते ही तुरंत दूसरी कॉल आ गई। वो विक्रम टोकस का कॉल था। निर्देशक शिवम, मैं अपनी आवश्यकता के लिए क्षमा चाहता हूँ। मैंने आपका दिया हुआ काम पूरी तरह से विफल कर दिया है। जो कहने आपने मुझे दिए थे, किंग ऑफ द वर्ल्ड, पता नहीं कैसे लेकिन शुरू हो गए हैं। विक्रम ने कॉल के दूसरे छोर से घबराहट में कहा। विक्रम ने कहा, मुख्य निर्देशक नारंग के व्यवसाय में इस तरह की समस्या पैदा करने के लिए मुझे खेद है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे खुद को साबित करने का मौका ज़रूर देंगे। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को कल से शुरू होने वाले गहनों की प्रदर्शनी से पहले संभाल लूँगा। विक्रम घटनाओं में अचानक से आए इस मोड़ से बेहद घबराया हुआ लग रहा है। ये तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिवम ने शांति से कहा। हाँ, मैं समझता हूँ, विक्रम ने उत्सुकता से उत्तर दिया। शिवम ने फ़ोन कट कर दिया और भौहें चढ़ा दी। हालांकि किंग ऑफ द वर्ल्ड की कीमत लगभग 20 से 30 लाख थी, लेकिन शिवम ने नुकसान के बारे में चिंता नहीं की। दूसरी ओर से वो इस बात से गुस्से में लग रहा था कि किसी ने वास्तव में उन गहनों को चुराने की हिम्मत की जो उसने और दृष्टि ने मिलकर बनाए थे। चूँकि यह पहला टुकड़ा था जिसे दृष्टि ने एक ज्वेलरी डिज़ाइनर के रूप में डिज़ाइन किया था, इसका उसके लिए एक अलग महत्व था। इसके अलावा यह सृजन कुछ ऐसा था जो कलाभूषण प्रदर्शनी की सुर्खियों में खड़ा होगा और दृष्टि को एक सफल ज्वेलरी डिज़ाइनर के रूप में स्थापित कर देगा। सोचने वाली बात यह है कि सच में कोई ऐसा चूहा बिल में छिपा है जो दृष्टि के लिए इस अवसर को बर्बाद करना चाहता है। उस समय शिवम का पूरा शरीर हत्या के इरादे से काँप रहा था और उसकी आंखें गुस्से में जल रही थी। 10 मिनट बाद टैक्सी अंत में कीमती नारंग एम्पायर के टावर पर पहुंची और शिवम सीधे 26वीं मंजिल पर चला गया। कार्यालय भवन में कंपनी के 20 से अधिक वरिष्ठ अधिकारी जमकर बहस कर रहे थे। उनके चेहरे गुस्से में तमतमा रहे थे। दृष्टि नारंग, इस बारे में आपका क्या कहना है? आप इस परियोजना के प्रभारी हैं। कल रात आने के तुरंत बाद उत्पाद कैसे गायब हो गया? कल आभूषण प्रदर्शनी का दिन है। कंपनी ने किंग ऑफ द वर्ल्ड को प्रचारित करने के लिए पहले ही बड़ी मात्रा में संसाधन खर्च किए हैं। अब जब तैयार उत्पाद चोरी हो गया है तो आप स्थिति से कैसे निपटेंगे? क्या आप यही चाहते हैं कि
ऐसी हरकत से आप हमारी कंपनी को हंसी के पात्र में बदल दें। यह मुझे तो लगता है कि ज़रूर आपने किसी बाहर के आदमी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। आखिरकार गहनों के इस टुकड़े की कीमत लाखों में है। कंपनी के सभी उच्च अधिकारियों ने दृष्टि को ठिठुरते हुए देखा और दया के बिना जंगली अनुमान और आरोप लगाते रहे। हर किसी के आरोपों के तहत अपना बचाव करने में असमर्थ दृष्टि अपनी सीट पर बेबसी से बैठी रही और उन सबको एक लाचार अभिव्यक्ति के साथ देखती रही। यदि आपके पास सबूत नहीं है तो बकवास करना बंद करें। शिवम कार्यालय में चला आया और अंदर आते हुए उसने शांति से कहा, शिवम गांधी, तो आखिरकार नकारा निकम्मा दामाद आ ही गया। मुझे तो लगा कि तुम अपने गुनाहों की सज़ा मिलने के डर से शर्मा कर कहीं भाग गए होंगे। एक कठोर आवाज़ से अचानक कमरे में मौजूद सारे लोग चौंक गए। उस समय करंग नारंग ने शिवम को एक चंचल अभिव्यक्ति के साथ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो खुद से बेहद खुश है। तुम क्या कहना चाह रहे हो? शिवम ने करण से धीरे से पूछा। करण ने चालाकी से कहा, तुम सहायक निर्देशक हो। ये व्यक्ति जो हर दिन किंग ऑफ द वर्ल्ड के संपर्क में आता है और फिर जब वही गहना गायब होता है तो तुम कंपनी में मौजूद नहीं थे। अब या तो ये महज इत्तेफाक है या फिर हम सभी का मानना है कि इसकी चोरी में तुम्हारा हाथ है। बिल्कुल सही शिवम, हमारे पास ये संदेह करने का हर कारण है कि तुम इस अपराध और गंभीर अपराध के लिए जिम्मेदार थे। तुम उन कुछ लोगों में से एक हो जो अक्सर किंग ऑफ द वर्ल्ड के संपर्क में आते हैं और सटीक स्थान जानते हैं जहां ये संग्रहित था। इसके अलावा तुम कंपनी में एक नए कर्मचारी हो जिसकी बिल्कुल कोई विश्वसनीयता नहीं है। इसके अलावा ये देखते हुए कि गहनों का ये टुकड़ा लाखों का था, मुझे डर है कि तुमने अपनी इच्छाओं के आगे घुटने तो नहीं टेक दिए होंगे और अंतिम उत्पाद चुरा लिया होगा, है ना? अचानक कंपनी ने कुछ बड़े लोग खड़े हो गए और शिवम पर अपने चेहरे पर गुस्से के भाव के साथ अनुचित आरोप लगाने लगे। ये ऐसा था जैसे शिवम ने वास्तव में किंग ऑफ द वर्ल्ड को चुरा लिया। वास्तव में मुझे पहले से ही संदेह था कि पिछली बार कुछ गलत था। हालांकि दृष्टि नारंग केवल एक दिन के लिए कार्यालय में थी। उसने पहले ही एक बार कार खरीद ली थी जिसकी कीमत कम से कम 20 लाख थी। करण ने स्थिति का विश्लेषण करते हुए एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ कहा, इससे अकेले हम ये मान सकते हैं कि कार उन कुछ चीज़ों में से एक थी जिसे उसने लाखों के गहने बेचकर खरीदा था। ये देखते हुए कि वो अपने पैसे को लापरवाही से कैसे खर्च करती है, क्या आप में से कोई वास्तव में उसे यहाँ खड़ा होने के लिए फिट देखता है? इतनी महत्वपूर्ण परियोजना के प्रभारी होने के बाद तो जाने ही दो, क्या ये गुप्त रूप से जमाखोरी नहीं कर रही है और अपने लिए पैसे को उपयोग नहीं कर रही है? पिछली बार मैंने वित्त विभाग के प्रबंधक से उसके खाते की जांच करने के लिए कहा था। हालांकि कंपनी के शीर्ष प्रबंधन से कोई भी मेरी सलाह सुनने को तैयार नहीं था। करण नारंग ने अत्यंत
खेद के साथ कहा। अगर उन्होंने मेरी सलाह सुनी होती और दृष्टि के लेन देन के इतिहास की जांच की होती तो उन्हें निश्चित रूप से पर्दे के पीछे कुछ संदिग्ध हरकतें मिलती। हम तब उसकी सूचना निर्देशक मंडल को देते और उन्हें निर्देशक के पद से हटा देते। यदि तब हमने ऐसा किया होता तो आज ऐसे महत्वपूर्ण समय में हमारी कंपनी पर ऐसा संकट नहीं आता। बेशक हम इतने अंधे कैसे हो सकते हैं। दृष्टि नारंग विपणन विभाग की एक छोटी सी कर्मचारी थी जो अचानक निर्देशक के पद पर जा पहुंची। उसने अपने लालच के आगे घुटने टेक दिए होंगे और अपने लिए गहने चुरा लिए होंगे। यह निश्चित रूप से अपेक्षित है। आखिर जो लोग गरीबी में वापस गोता लगाने से डरते हैं वे इतनी महत्वपूर्ण स्थिति के लिए कैसे उपयुक्त हो सकते हैं। उसने कंपनी संपत्ति बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से गहने चुराए होंगे। हे भगवान, इस तरह के घृणित कार्य दृष्टि ने निश्चित रूप से इस बार विश्व के राजा की डकैती में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। करण ने करीबी दोस्तों और वरिष्ठ अधिकारियों में से हर एक के दृष्टि का उपहास करना शुरू कर दिया, राग में ईंधन डालना शुरू कर दिया और अपने अनाप शनाप अनुमानों के चलते दृष्टि पर आरोपों की बौछार करते रहे। अब इस बारे में सोचने या बात करने के लिए और बचा ही क्या है। दृष्टि ने ज़रूर बाहर के लोगों के साथ मिली भगत की होगी। वो स्पष्ट रूप से पैसे के चक्कर में बहक गई थी। आखिरकार इसे देखने के बाद लाखों से अधिक की किसी चीज़ से कैसे लुभाई जा सकती है। क्या आपको लगता है कि एक दंपत्ति जो कभी भी गरीब थे वास्तव में इस तरह के प्रलोभनों को सहन कर सकते हैं? करण नारंग ने एक जासूस की तरह बात की, कदम पर कदम अटकलें लगाई। करण, बस करो, आप चुप रहो। तुम झूठे आरोपों के साथ मेरी प्रतिष्ठा को धूमिल कर रहे हो, दृष्टि ने गुस्से से कहा। आज काम कर पहुंचने पर दृष्टि पहली थी जिसे पता चला कि तिजोरी में से किंग ऑफ द वर्ल्ड गायब हो गया था। अपने सदमे के क्षण के बावजूद उसने तुरंत सारे सीसीटीवी कैमरे को देखने का तर्कसंगत निर्णय लिया। हालांकि उसने पाया कि कंपनी के सभी सीसीटीवी कैमरे पिछले रात को जानबूझकर बंद कर दिए गए थे। इसके अलावा बिजली के कमरे में से बिजली के तार भी कुछ समय के लिए काट दिए गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने इस डकैत की योजना पहले से ही बना ली हो। लेकिन आखिर किसने पहले से ही योजना बनाकर किंग ऑफ द वर्ल्ड को गायब किया होगा? क्या इस चोरी के कारण अब दृष्टि का नाम मिट्टी में मिल जाएगा या शिवम उसके नाम पर उछला कीचड़ साफ कर देगा? क्या शिवम पता लगा पाएगा कि ये चोरी किसने की है और दृष्टि के सपने को वापस पूरा करने में उसकी मदद कर पाएगा, या दृष्टि का ये सपना हमेशा के लिए टूट जाएगा? शिवम द हिडन वॉरियर, एपिसोड 23। हजारों शिकायतें ऐसे। वैसे देखा जाए तो मूल रूप से इस मामले को संभालने के लिए थाने में रिपोर्ट किया जाना चाहिए था। यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं था। नारंग एम्पायर के टावर, जहाँ की सोसाइटी और सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा राइट मानी जाती थी और टाइट भी, और जहाँ एक परिंदे को भी पर मार पाना मुश्किल है, वहाँ से लाखों का फिनिश ज्वेलरी प्रोडक्ट
किंग ऑफ द वर्ल्ड चोरी हो गया। कंपनी के प्रबंधन ने सदियों से विशेष रूप से तान्या नारंग को और करण नारंग के दृढ़ता से अनुरोध किया था कि निर्देशक मंडल पुलिस को इसे संभालने के लिए बुलाए। हालांकि जर्मन विक्रम टॉकस ने किसी को भी ऐसा करने से रोक दिया था। उन्होंने दावा किया कि उन्हें इसे सार्वजनिक रूप से प्रचारित नहीं करना चाहिए और अस्थायी रूप से कंपनी के भीतर आंतरिक जांच करनी चाहिए। आखिरकार दृष्टि नारंग इस मामले में सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व थी और इस प्रोडक्ट की मेन प्रबंधक भी। जितना बड़ा हंगामा होगा उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही खराब होगी। अगर परियोजना के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी इंचार्ज दृष्टि नारंग थी तो अध्यक्ष विक्रम में भी हिम्मत नहीं थी कि वो इस स्थिति की जिम्मेदारी ले ले। ओह, मुख्य निर्देशक दृष्टि नारंग वास्तव में प्रभावशाली है। क्या वो हम पर दबाव बनाने के लिए अपनी स्थिति का उपयोग करने की कोशिश कर रही है? करण ने अजीब स्वर में कहा, लेकिन उसका चेहरा गर्व से भरा था। दृष्टि नारंग, तुम कंपनी में अपनी वर्तमान स्थिति को बेहतर ढंग से समझाती हो और समझती हो। करण ने हंसते हुए कहा, तुम अकेले एक एक्टिंग मुख्य डिज़ाइन अधिकारी है। किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट की दुनिया को सफलतापूर्वक पूरा करने और गहनों की प्रदर्शनी से गुजरने के बाद तुम उस स्थिति को मजबूती से प्राप्त कर सकती हो। करण नारंग ने आक्रामक रूप से कहा, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखें तो न केवल तुम किंग ऑफ द वर्ल्ड प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने में सफल रही, बल्कि तुमने दुर्लभ गहने भी खो दिए जिसकी कीमत लाखों से भी अधिक थी। इसके अलावा गहनों की प्रदर्शनी कल आयोजित होने जा रही है जिसका मुख्य आकर्षक वही किंग ऑफ द वर्ल्ड था। इतनी बड़ी लापरवाही का इस कंपनी को कैसे स्पष्टीकरण दोगे तुम? दृष्टि, क्या तुमने सच में सोचा था कि तुम मुख्य डिज़ाइन अधिकारी की स्थिति को इतनी आसानी से सुरक्षित कर सकती हो? दृष्टि ने अपने होठों को कसकर काटा, लेकिन चाहकर भी करण की बात को खंडन नहीं कर सकी। ऊपरी तौर पर वो मजबूत दिखा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में दर्द छुपा था। वो हमेशा एक छोटी कर्मचारी रही है और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। अपनी प्रेरणा और रचनात्मक के माध्यम से उसे अंततः कंपनी के उच्च अधिकारी के रूप में पहचान प्राप्त की और उसे एक्टिंग निर्देशक के रूप में पदोन्नत किया गया। आखिरकार उसे अपने पैर पर खड़े होने और खुद के लिए एक नाम बनाने का मौका मिला। इन पिछले दिनों और रातों की कड़ी मेहनत के बाद उसने आखिरकार अपना पहला उत्पाद पूरा कर लिया था, लेकिन जिसे काम में उसने अपना सारा खून पसीना और आंसू बहाए थे वो कल प्रकाशित होने वाली थी और ठीक उसके पहले किसी ने उसकी चोरी कर ली। अंत में कंपनी के अन्य अधिकारियों द्वारा उसकी आलोचना भी की गई और उस पर झूठा आरोप भी लगाया गया। उसके दिल में इस तरह की पीड़ा बस अवर्णनीय थी। इसे सबसे असहनीय चीज़ भी माना जा सकता है जिसका सामना दृष्टि नारंग ने अपने जीवन में किया था। इसके अलावा उसके पास शिकायत करने के लिए कुछ और नहीं था और वो केवल इन अधिकारियों के अनुचित आरोपों को बस सहन ही कर सकती थी। दृष्टि,
मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद वो तुम ही थी जिसने पिछले साल गुप्त रूप से कुछ सामग्रियों को काट दिया और अनुसंधान और विकास परियोजना के दौरान घटिया उत्पाद बनाने लगे थे। और तुम्हारा असली चेहरा तो अब सबके सामने है। सब देख सकते हैं कि कैसे तुम्हारा इस मामले में कोई भी किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी लेने को कोई इरादा नहीं है। मैं अब निश्चित ही ये मान सकता हूँ कि तुमने गहनों के तैयार उत्पाद को छिपाने की कोशिश की और उद्देश्यपूर्ण रूप से घोषणा की कि किसी और ने इसे चुरा लिया हो। आखिरकार तुम्हारे और तुम्हारे इस नकारा पति के अलावा किसी और ने किंग ऑफ द वर्ल्ड के वास्तविक अंतिम उत्पाद को नहीं देखा था। तान्या अचानक अपनी सीट से उठ खड़ी हुई और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ऐसा लग रहा था कि वो जंगली अनुमान लगाने में शामिल होना चाहती थी और उसने अपने इरादों को छिपाने की कोशिश भी नहीं की। अपनी बकवास बंद करो तान्या। मैंने अपने काम के लिए एक बार भी कोई कोना नहीं काटा है। गहनों को का एक टुकड़ा भी पूर्णतः एक साथ बनाया गया था। दृष्टि ने गुस्से में कहा। वो कंपनी के प्रबंधक से संदेह और आलोचना सहन कर सकती थी, लेकिन वो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सबसे अच्छे गाने डिज़ाइन करने का प्रयास किया, अपने काम का अपमान सहन नहीं कर सकी। हाँ कितनी मज़ेदार बात है। तान्या ने मजाक करना जारी रखा। तुम भी अभी ये दावा करने की हिम्मत रखती हो कि तुम्हारी रचनाएं परिपूर्ण हैं। तुम्हें अभी भी ये सोचना चाहिए कि तुम्हारी रचनाएं मेरी जितनी अच्छी नहीं है ना? कल गहनों की प्रदर्शनी का दिन है। ऐसा लगता है कि तुमने गहनों की प्रदर्शनी का दिन है और तुमने जानबूझकर उस कचरे के टुकड़े को फेंक दिया और निर्दोष होने का नाटक करके सभी को सहानुभूति हासिल करना चाहती थी। हो सकता है कि तुम्हारे पास वास्तव में इस लाखों करोड़ों के गानों को डिज़ाइन करने के लिए काबिलियत नहीं है। तुम्हारा इरादा सिर्फ स्थिति से बाहर निकलने और एक ही समय में पैसे चोरी करके सबको बेवकूफ़ बनाने का था, है ना? हालांकि क्या तुमने सच में सोचा था कि यहाँ हर कोई मूर्ख है? क्या तुम सच में इतनी बेशर्म हो कि ये पता लगाने के बाद कि तुम्हारे पास लाखों के लायक कुछ बनाने की क्षमता नहीं है, अपने लिए गाने चोरी करने का सहारा ले लिया? तान्या ने मजाकिया अंदाज में ठहाका लगाया। ये सही है, हमसे या हम में से किसी ने भी वास्तविक तैयार उत्पाद नहीं देखा है, न कोशिश की। क्या ये वास्तव में सभी की उम्मीदों पर खरा उतरता है या नहीं, ये आप दोनों को ही तय करना होगा, है ना? उफ, उसके शब्द वास्तव में वाजिब है, क्योंकि दृष्टि मूल रूप से बिना किसी योग्यता की व्यक्ति थी, इसलिए बहुत संभव है कि तान्या के शब्द सच हो। ऐसा लगता है कि यहाँ हर कोई उसके ढोंग से लगभग मूर्ख बनाया गया है। अमिताभ नारंग के समूह के कुछ अधिकारियों ने एक के बाद एक आलोचनाएं करना शुरू कर दिया। ऐसा बेशर्म लोगों को कंपनी में रहने की अनुमति कैसे दी जा सकती है? दर्श सिंघानिया ने ठंडे स्वर में कहा। दृष्टि नारंग और शिवम गांधी, मैं तुम दोनों को साफ साफ बता दूं कि इस काम के लिए पहले ही कंपनी में उत्पादन शुल्क में 2 से 3 करोड़ खर्च हो चुके हैं। इसके अलावा इसे बाहरी दुनिया में भी भारी प्रचारित किया जा चुका है। अकेले इस परियोजना में रखी गई हर चीज़ की लागत तुम्हारी औकात से नहीं ज़्यादा
है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा परिवार इस जिम्मेदारी को वहन कर सकता है? कल एक बार ज्वेलरी प्रदर्शनी आयोजित होने के बाद हमारी कंपनी को इस मामले के कारण भारी नुकसान झेलना होगा और तुम्हारा परिवार निश्चित रूप से हमारी कंपनी के इस नुकसान को भुगतान नहीं कर सकता है, भले ही तुम लोग दिवालिया हो जाओ फिर भी। इसके बारे में बोलते हुए दर्श ने फिर से उपहास किया और कहा, कंपनी के उपाध्यक्ष और निर्देशक मंडल के एक स्थायी सदस्य के रूप में मैं निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत नाम का उपयोग तुम दोनों के खिलाफ कानूनी मुकदमा दायर करने के लिए कर सकता हूँ। जो इस परियोजना के प्रभारी हो, मैं अपने व्यक्तिगत हितों के गंभीर उल्लंघन के लिए तुम पर मुकदमा करूँगा। इसके अलावा मैं तुम दोनों पर कानूनी प्रतिबंध लगाने के लिए भी सभी निर्देशकों और शेयरधारकों को संगठित करना चाहता हूँ। जब समय आएगा तो तुम दोनों को अनगिनत साल जेल की सज़ा मिलेगी। दर्श सिंघानिया ने धमकी दी। तुम सच में सच्चाई को विकृत करना जानते हो, है ना? क्या तुम्हारे शब्द सच में इस स्थिति में सच्चाई रखते हैं? शिवम ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम दोनों की परियोजना के प्रभारी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इससे दूर हो सकते हो? करण ने अपनी चोट सीट से छलांग लगा दी और चिल्लाया, कल गानों की प्रदर्शनी के दौरान किंग ऑफ द वर्ल्ड स्वाभाविक रूप से सबके सामने होंगे और सबको दिखाई देंगे, जैसा कि अभी तुमने कहा। दृष्टि और मैं इस परियोजना के प्रभारी हैं। इस प्रकार तुम्हें इस मामले के बारे में चिंतित करने की या होने की ज़रूरत नहीं है, शिवम ने स्पष्ट रूप से कहा। वाह, बहुत खूब, ये सही है। क्योंकि असिस्टेंट शिवम इतना आत्मविश्वास है कहने के लिए और कुछ नहीं है। मैं वास्तव में आशा करता हूँ कि तुम अपना ये वादा ज़रूर निभाओगे, करण ने एक आदरपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ कहा। इस कमरे में हर कोई तुम्हारे दावे का गवाह है, सुना ना सबने? असिस्टेंट शिवम ने खुद कहा था, है ना? किंग ऑफ द वर्ल्ड कल प्रदर्शनी में अवश्य दिखाई देंगे। अगर ये वास्तव में दिखाई नहीं देते हैं तो सहायक शिवम तुम दोनों पर मुकदमा करेंगे और तुम लोगों को अदालत में ले जाएंगे। जब वो समय आएगा तो तुम दोनों के पास आज्ञाकारी रूप से कंपनी छोड़ने के अलावा कोई और विकल्प नहीं होगा, समझे? करण ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें दिखा रही थी कि उसे वही मिल गया जो वो चाहता था। शिवम ने करण को घूरते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं कहा। शिवम, तुमने कंपनी में इतने उच्च अधिकारियों के सामने ऐसा क्यों कहा? वैसे सौदेबाजी चीप के रूप में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। दृष्टि ने चिंतित अभिव्यक्ति के साथ शिवम के कान में पास आकर कहा, ये बस एक निर्धार आरोप थे जिन्हें झेलने की तुम्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है। इन्हें जो भी कहना है कहने दो, चुपचाप सुनो और मैं जा करूँगा उस पर ध्यान दो, ठीक है? शिवम मुस्कुराया और कहा, दृष्टि, ऑफिस का तुम खत्म हो गया है, चलो घर चलते हैं और पहले खाना खा लेते हैं। तुम अभी भी खाने के मूड में कैसे हो? दृष्टि ने अपनी आंखें घुमाई और शिवम के इस बेपरवाह तरीके से गुस्से में कहा और उसे देखा। चिंता मत करो, घर पहुंचने के बाद हम इस बारे में बात करते हैं, अभी नहीं, फिलहाल यहाँ से चलो, शिवम ने शांति से कहा। दृष्टि को समझ में ही नहीं आया कि क्यों
लेकिन ऐसा लग रहा था कि शिवम का आकस्मिक व्यवहार उसकी चिंता को शांत करने में कामयाब रहा। सभी दिशाओं से लोग उनकी ओर इशारा कर रहे थे, उन्हें घूर रहे थे। उनकी परवाह किए बिना वे दोनों नीचे की ओर बढ़े और कंपनी की बिल्डिंग से बाहर निकल गए। उन दोनों के चलने के जाने के बाद करण ने एक भयावह मुस्कान प्रकट की और धीमी आवाज में कहते हुए तान्या की तरफ चल दिया। माय डियर सिस, मैंने इस मामले में अच्छा काम किया है ना? तान्या ने एक असंतुष्ट अभिव्यक्ति के साथ फुसफुसाया। भाई, मैंने तुमसे सच में इस तरह के हथकंडे का उपयोग करने की उम्मीद नहीं की थी। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हारी क्षमताओं को कम करके आंका है। इस बार तुमने वाकई में अच्छा किया है। मैं वापस जाकर तुम्हारे जीजाजी के साथ इस बारे में बात करूंगी। सिंघानिया फैमिली की ही अब हमारी फैमिली को इस मुसीबत से निकालेगी, और वो भी कानून तरीके से। करण ने गहरी सांस ली। विक्रम टोकस केवल रायज़ादा परिवार की कमजोर कड़ी है, बिना किसी वास्तविक शक्ति के एकमात्र सचिव। ये रायज़ादा परिवार के नाम का उपयोग हमें नारंग परिवार को धमकाने के लिए कर रहा है। समय आने पर हमारे दोनों परिवार एक साथ काम करेंगे। जीजाजी और सिंघानिया परिवार की मदद से हमें विक्रम टोकस को निर्देशक मंडल से बाहर करने का अवसर मिलेगा, चाहे कुछ भी हो। क्या दृष्टि का परिवार वास्तव में सोचता है कि ये हमारा विरोध सिर्फ इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उस विक्रम का पक्ष लिया है? वे कितने लापरवाह हो सकते हैं। तान्या ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। इस बार दृष्टि और शिवम ने वास्तव में लाखों की एक परियोजना को गड़बड़ कर दिया है। यहाँ तक कि विक्रम ने कंपनी के अध्यक्ष के रूप में उनके पास स्थिति को कवर करने के उनकी मदद करने का कोई कारण नहीं होगा। इसी तरह हम उन्हें कल तक कंपनी से बाहर करने में सक्षम होंगे। 20 मिनट बाद शिवम और दृष्टि छतरपुर जिले में लौट आए। जैसे ही शिवम ने प्रवेश किया, घर के दोनों बुजुर्ग सोफे से उठे और घबरा कर पूछा, शिवम, उन गहनों का क्या हुआ जिनके लिए दृष्टि जिम्मेदार थी? तुमने इस पर अधिक ध्यान क्यों नहीं दिया? जेवरों के गायब होने की खबर पहले ही पाकर दोनों बुजुर्ग चिंता की घड़ी में सवाल जवाब करने लगे। निश्चित रूप से उनकी बेटी के लिए कंपनी में ऊपर उठने का ऐसा अवसर प्राप्त करना आसान नहीं था। अगर इस बात के कारण उनका जीवन बर्बाद हो गया तो वे जीवन भर पछताएंगे। शिवम उन्हें गंभीरता से देखता रहा और सोचने लगा कि अब क्या करे। अब क्या करेगा शिवम? उसने जो वादा किया है कि कल प्रदर्शनी में किंग ऑफ द वर्ल्ड होगा, उसे वो पूरा कर पाएगा? और कैसे कैसे लाएगा वो वैसा ही गाना फिर से इतने कम वक्त में? दृष्टि कैसे जूझेगी इस मुसीबत से, और कैसे शिवम उसके हौसले को वापस लाएगा? क्या ये दोनों कामयाब होंगे या करण और तान्या दृश्य सिंघानिया के साथ मिलकर विक्रम और दृष्टि को कंपनी से बाहर निकाल देंगे? शिवम द वॉरियर एपिसोड 24 अंडरग्राउंड शो। अखिल और सिम्मी दोनों शिवम की तरफ देखते हुए जवाब के इंतज़ार में खड़े थे। कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक छोटी सी बात है, शिवम ने शांति से उत्तर दिया। एक छोटी सी बात? हम दोनों क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगते हैं? सिम्मी ने गुस्से में कहा। दृष्टि द्वारा व्यक्तिगत रूप से डिज़ाइन किए गए गहने जिनकी कीमत लाखों में थी, चोरी हो गए थे।
क्या तुम नहीं जानते या समझते कि ये मुद्दा कितना गंभीर है? देखो अखिल, अपने इस निराले दामाद पर एक नज़र डालो। इसे इस मामले की कोई परवाह नहीं है। सिमी गुस्से में आ गई। जितना उसने शिवम को देखा वो उतनी ही चिढ़ रही थी। दृष्टि ने इतना गंभीर स्थिति में पड़ने के बाद भी उसे इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, समझे? अखिल ने शिवम को देखा और गहरी आवाज़ में कहा, शिवम, दृष्टि ने तुम्हें सबसे पहले निर्देशक का सहायक बनने के लिए कहा था क्योंकि उसे तुम्हारी मदद की ज़रूरत थी। तुमने इतनी महत्वपूर्ण गलती कैसे की? मैंने क्या कहा? सिमी ने आह भरी। क्या मैंने चेतावनी नहीं दी थी कि हमें उसके जैसे बेकार इंसान को दृष्टि का सहायक नहीं बनने देना चाहिए? ये उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करता था। दृष्टि हर दिन गहनों के अनुसंधान और विकास के खुद को झोंक दिया था और जाहिर है कि इसके पास इस बारे में कुछ भी करने का समय ही नहीं था। दूसरी ओर तुम एक भी वस्तु की देखभाल करने में असमक्ष नहीं हो। तुम कर क्या रहे थे? सिमी ने और भी अधिक क्रोध के साथ कहा। केवल इतना ही नहीं, बल्कि मैंने ये भी सुना है कि तुम कंपनी के सभी उच्च अधिकारियों के सामने ये दावा किया था कि किंग ऑफ द वर्ल्ड कलाभूषण प्रदर्शनी में दिखाई देगा। क्या तुम्हें नहीं लगता कि मामला पहले से ही काफ़ी बड़ा है? माँ, इतना गुस्सा मत हो, दृष्टि ने सांत्वना दी। ये उतना गंभीर नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं। ये गंभीर नहीं है। सिमी इतनी गुस्से में थी कि उसने अपने पैर पटक दिए। क्या तू जानती नहीं कि बाहर अफवाहें कितनी तेज़ी से फैलती हैं? हमारे परिवार पर गहने चुराने का आरोप लगाने वाली अफवाहें पहले से ही हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि तू कैसे गहने का एक टुकड़ा बनाने में असमर्थ थी, जो इतना पैसा लगाने के बाद भी उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। इसलिए तूने गहने चोरी करने का सहारा लिया। अफवाहें है कि हमारे पूरे परिवार को जेल की सज़ा सुनाई दी जाएगी। सिमी ने गंभीरता से कहा, बच्चे, तू हमारे परिवार की एकमात्र आशा है। निश्चित रूप से तेरे लिए इस अवसर का लाभ उठाना और उच्च अधिकारियों की पहचान हासिल करना आसान नहीं था। तुझे कंपनी के कार्यालय निर्देशक के रूप में भी पदोन्नत किया गया है क्योंकि तूने प्रयास किए। कल आभूषण प्रदर्शनी के दौरान तेरे पास अपने लिए एक नाम बनाने और उद्योग में एक प्रतिष्ठान व्यक्ति के रूप में खड़े होने का मौका था। हालांकि इन चीज़ों के इतने महत्वपूर्ण क्षण में होने के कारण क्या तुझे लगता है कि निर्देशक मंडल अभी भी तेरे लिए खड़े होने को तैयार होगा? इस दर पर तू अपनी नौकरी खो देगी। अखिल ने चिंतित स्वर में कहा, यदि तुम निर्देशक नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं। हालांकि समस्या ये है कि एक दिन में इतने लाखों के गहने का गायब होना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि गहनों की प्रदर्शनी के रूप में महत्वपूर्ण होगा। कंपनी के रणनीतिक विपणन पर एक बड़ा प्रभाव होना निश्चित है। निर्देशक मंडल को तब जांच की जिम्मेदारी लेनी होगी, ये देखकर कि सबसे बड़े भाई और तीसरे भाई के परिवार अभी भी मुश्किल से अपनी स्थिति पर कैसे हैं। इन्हें निश्चित रूप से अवसर मिलेगा घाव पर नमक छिड़कने का। ये सही है। भाई साहब और अजीत का
परिवार मौजूदा स्थिति का फ़ायदा क्यों नहीं उठाएगा। ऊपर से वो सिंघानियाज़ भी उनकी मदद करेंगे। और ये सब इस शिवम की वजह से, जिसने तानिया की शादी में हंगामा किया था और यहाँ तक कि करण की को मारने की हिम्मत भी की थी। सिम्मी ने बहुत नाराज़गी के साथ कहा, लेकिन देखो कि शिवम अभी भी कितना लापरवाह है। उसे कुछ भी परवाह नहीं है। इस इंसान के पास वास्तव में विवेक ही नहीं है। यद्यपि हमारा परिवार पिछले कुछ दिनों में अच्छी तरह से जीने में कामयाब रहा, हम फिर से तुम जैसे पागल द्वारा बर्बाद होने जा रहे हैं। सिम्मी ने निर्दयता से कहा और उसने अपना सारा गुस्सा शिवम पर ही निकाल दिया। ये सही है, अगर मैंने अफवाह के बारे में नहीं सुना होता तो मुझे निश्चित रूप से इस बारे में पता नहीं चलता। सिम्मी को अचानक कुछ और याद आया। फिर उसने अपनी नज़र दृष्टि की ओर घुमाई और गंभीरता से पूछा, बेटे, BMW के बारे में? वो जानती थी कि उसकी बेटी निश्चित रूप से अपनी बचत से इतनी महंगी कार नहीं खरीद सकती थी। वो कार शिवम की है। दृष्टि कहने ही वाली थी कि शिवम ने उसे खरीदा है। शिवम, इट्स यू अगेन। सिम्मी ने दृष्टि को बीच में रोका और शिवम को घूरते हुए देखा। हालांकि मैंने कहा था कि तुम एक कायर हो, लेकिन मुझे सच में लगता था कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति थे। ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें फिर से कम आंका है। न केवल तुम्हारा दिमाग खाली है, बल्कि तुम एक भयानक व्यक्ति भी हो। ऐसा लगता है कि निर्देशक के सहायक के रूप में तुम्हारे असली रंग सामने आ गए हैं। मैं सोच रही थी कि मेरी बेटी इतने कम समय में इतना पैसा कैसे लगा सकती है या कमा सकती है, लेकिन कौन जानता था कि यह सब तो तुम्हारे द्वारा उकसाया गया था, जो कि तुमने कंपनी में इस परियोजना का कार्यभार संभालने के लिए दृष्टि का अनुसरण किया है। इसलिए तुम्हें स्वयं बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए होंगे, है ना? क्या गहनों की चोरी का तुमसे कोई लेना देना है? सिम्मी ने संदेह के साथ कहा, हाँ, यह असंभव है। शिवम ऐसा भी नहीं करेगा। दृष्टि शिवम के लिए खड़ी हुई। तू कैसे जानती है कि ये नहीं करेगा? सिम्मी ने सवाल किया और गुस्से से उसके माथे पर नसें साफ दिखने लगी। वो इतनी गुस्से में थी कि उसने अपना दिमाग लगभग पूरी तरह से खो दिया था। फ़ोन रिंग हुआ और उसी समय शिवम का फ़ोन अचानक बज उठा। डायलर को देखा, लग रहा था कि वो जगनपुरी है। शिवम ने गंभीरता से कहा, दृष्टि, मॉम और डैड, मुझे अभी कुछ ज़रूरी काम करना है, इसलिए मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और कमरे से बाहर चला गया। दृष्टि, देखो तूने कितना उड़ रहा है, देखा ना तूने? या आजकल केवल कुछ शब्द कहकर निकल गया, सीधा बाहर। सिम्मी ने उग्र भाव से कहा, तलाक, तुझे इससे तलाक लेना ही होगा। सिम्मी ने दृढ़ता से कहा, बेटी, मैं अब स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि शिवम ने केवल एक हृदयहीन कमीना है, बल्कि एक विश्वासघाती भी है। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बाहर कुछ भयानक कर रहा होगा। शायद उसे इस बार कंपनी से बहुत पैसा मिला है और तुम्हें खुद भी दोष देने की कोशिश कर रहा है। अन्यथा वो इतने महत्वपूर्ण समय में इतनी शांति से काम क्यों करेगा? बेटी, इस बार के फैसले में तुम्हारी बात नहीं होगी। सिम्मी ने गंभीरता से कहा, हमें निश्चित रूप से
कल तक अपने परिवार से शिवांग का पीछा छुड़ा लेना चाहिए, अन्यथा हम केवल अंतहीन आपदों का सामना करेंगे। दृष्टि ने कहा। अपनी माँ के दर्द को अब और सहन करने में असमर्थ आराम करने के लिए वापस अपने कमरे में चली गई। हाँ, दृष्टि अपने बिस्तर पर लेट गई और आह भरी। दरवाजे की दूसरी ओर से उसके माता पिता अभी भी इस बात पर बहस कर रहे थे। इस समय दृष्टि के फोन पर एक मैसेज आया। मैं इस मामले को देखने जा रहा हूँ। चिंता मत करो, तुम्हें बस आराम करने और कलाभूषण प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए तैयार होने की आवश्यकता है। शिवम के मैसेज को देखकर दृष्टि के भाव शांत हो गए और उसका चिंतित मिजाज बेवजह शांत हो गया। दूसरी ओर शिवम पहले ही छतरपुर जिले से बाहर निकल चुका था और जिस तरह उसने अपने फोन को पकड़ा हुआ था, उसकी अभिव्यक्ति खतरनाक रूप से ठंडी थी। सर, जिस मामले को आपने मुझसे देखने के लिए कहा था, उसकी पूरी तरह से जांच की गई है, जगन ने कॉल के दूसरे ओर से सम्मानपूर्वक कहा। जिम्मेदार कौन था? शिवम ने पूछा। जगन ने झिझकते हुए कहा, ऐसा लगता है कि करण नारंग ने इसे करने के लिए गुंडगांव के एक कुख्यात ग्रुप को काम पर रखा है। मेरे लिए स्काई टॉवर पर परीक्षा करें। जो कुछ हुआ उसके बारे में मैं हर एक विवरण जानना चाहता हूँ। सर, क्या आप अभी रास्ते में हैं? आप कहाँ हैं? मैं आपको लेने के लिए आ जाता हूँ, जगन ने उत्सुकता के साथ कहा। कोई ज़रूरत नहीं है, शिवम ने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। सड़क के किनारे चलते हुए शिवम ने एक टैक्सी रोकी और सीधे स्काई टॉवर पर चला गया। शुरू में घर जाने से पहले उसने जगन को इस मामले की जांच करने का निर्देश दिया था और अब ये स्पष्ट था कि कंपनी के किसी व्यक्ति ने अपनी इमारत में सभी निगरानी कैमरों को जानबूझकर बंद कर दिया था और कुछ बाहरी ताकतों के साथ मिलकर किंग ऑफ द वर्ल्ड को चुरा लिया था। आखिरकार कैसे संभव है कि कोई बाहर से आकर इमारत में प्रवेश करने, तिजोरी को खोलने और एक भी फिंगरप्रिंट्स या पदचिन्ह छोड़े बिना अपनी डकैती कर ले। इस प्रकार उन्हें डकैती के क्षेत्र में विशेषज्ञ होना चाहिए। इतने वर्षों तक अंडरवर्ल्ड में रहने और काम करने वाले व्यक्ति के रूप में जगन ने खुद को ऐसी दुनिया का राजा घोषित किया था और कई कनेक्शंस रखे। 20 मिनट बाद शिवम स्काई टावर पर पहुंचा और सीधे तीसरे मंजिल पर मीटिंग रूम में गया। कमरे में आने पर शिवम ने जगन को कमरे के किनारे पर अकेले खड़ा देखा। सर, आखिरकार आप आ ही गए, प्लीज़ बैठिए, ये लीजिए चाय। जगन ने विनम्रता से उसका अभिवादन किया और उसे एक कप चाय दी। ऐसा लग रहा था कि जगन इस बैठक के लिए बाहर गया था, क्योंकि उसने चाय, सिगरेट, नाश्ता और यहाँ तक कि मेज़ पर रखे फल भी तैयार किए थे। शिवम ने औपचारिकता कृत्यों का खारिज करते हुए वो बस बॉस की कुर्सी पर बैठ गया और चाय की एक चुस्की ली। मुझे बताओ, शिवम ने शांति से कहा। डेस्क के सामने खड़े होकर जगन ने अत्यंत सम्मान के साथ झुककर गंभीरता से कहा, सर जी, मैंने आपके आदेशों का पालन करते हुए चुपके से करण नारंग की जांच की। इसके अलावा मैंने उन लोगों पर भी ध्यान दिया है जो हाल ही में उस दर्श सिंघानिया के संपर्क में रहे हैं और उसकी पत्नी। मुझे मिले सुरागों का उपयोग करके मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि किंग ऑफ द वर्ल्ड को पूर्वी शहर में रैट नामक एक व्यक्ति ने चुरा लिया है। जगन ने धीरे से कहा, यह चूहा वास्तव में 2 दिन पहले करण नारंग से मिला था।
आगे की जांच के बाद मुझे पता चला कि रैट वास्तव में पूर्वी शहर में काफ़ी प्रसिद्ध है, जो सफल उत्तराधिकारियों को पकड़ने में विशेषज्ञता रखता है। मैंने मूल रूप से अपने आदमियों के लिए पूर्वी शहर में रैट को पकड़ने की व्यवस्था की और उसे गहनों का टुकड़ा सौंपने के लिए मजबूर कर दिया। हालांकि अपने वाक्यों में एक छोटे से विराम के बाद जगन ने शिवम को एक दोषी अभिव्यक्ति के साथ देखा और जारी रखा। मुझे पता चला कि रैटी वास्तव में पूर्वी शहर के जीत गुच्चर से परिचित है। मेरे लोग पूर्वी शहर में उसकी तलाश में गए थे, लेकिन जीत गुच्चर ने मेरे उन लोगों को ही अपना बंदी बना लिया। जीत गुच्चर? शिवम ने मुंह फेर लिया। जीत गुच्चर, जिसे ईस्ट सिटी में जीतू दादा के नाम से भी जाना जाता है, को पूरे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक बड़ा खिलाड़ी माना जाता था। पूर्वी शहर में अंडरवर्ल्ड के अधिपति के रूप में वो ताकत के मामले में जगनपुरी के बराबर था। वास्तव में वो जगन से भी अधिक निर्दयी था। तो ये उसने करवाया है? जीतू दादा ने? शिवम ने पूछा। सर जी, उस जीतू और मेरा 36 का आंकड़ा है। बहुत गहरी दुश्मनी है। हालांकि मैंने उसे फ़ोन किया था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका मुझसे बात करने का कोई इरादा नहीं है। जगन ने आगे कहा। जीतू ने स्पष्ट कर दिया था कि उसके पास सब कुछ है, जिसमें किंग ऑफ द वर्ल्ड और यहाँ तक कि मेरे लोग भी शामिल हैं। ये कहने के बाद कि मैंने अपनी सीमा को उसके क्षेत्र में कैसे पार किया, वो अपने हाथों में मेरे आदमियों के बदले में एक बड़ी राशि की मांग करने लगा। ये कहने के बाद जगन ने सम्मानपूर्वक किनारे की ओर कदम बढ़ाया। इस समय जगन की आंखें गुस्से में भर उठी, क्योंकि उसने अपने शत्रु जीत के बारे में सोचा था। जीत ने इस बार न केवल उसके आदमियों का हिरासत में लिया था, बल्कि उसने शिवम के सामने उसे शर्मिंदा भी कर दिया था। इस प्रकार वो मदद नहीं कर सका, लेकिन जलन की एक बड़ी भावना महसूस कर रहा था। शिवम ने पूछा, क्या तुम जानते हो कि ये जीत गुच्चर कहाँ है? सर जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जगन ने झिझकते हुए पूछा। है, शिवम ने अचानक एक बर्फीली मुस्कान का खुलासा किया, जो एक दानव की प्रतिद्वंदी थी। उस कमीने की मेरी पत्नी को मेहनत को चुराने की हिम्मत कैसे हुई? मैं उसे इस शहर और दुनिया से गायब कर दूंगा, और ये मेरा वादा है। शिवम की आंखों में खून उतर आया था। क्या करेगा शिवम जब उसकी मुलाकात होगी जीत गुच्चर और जीतू दादा से? क्या शिवम जीतू से किंग ऑफ द वर्ल्ड वापस ला पाने में कामयाब होगा? क्या अगले दिन प्रदर्शनी में किंग ऑफ द वर्ल्ड सबके सामने होगा, या फिर से दृष्टि और शिवम को शर्मिंदगी का सामना करना होगा? क्या सिम्मी इस बार शिवम और दृष्टि का तलाक करवा पाने में सफल होगी?